हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। तो जैसा कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर लिया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है और तुम्हारा हमने क्या बोलते हैं oogenesis भी डिस्कस कर लिया। एनसीईआरटी देखना बाकी था गैमेटोजेनेसिस का। तो चलो आज एनसीईआरटी से हम शुरू करते हैं और उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज का हमारा दो टॉपिक है, जो एनसीईआरटी में गैमेटोजेनेसिस बचा था वो, और इसके बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखो गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स। तो ये तुम्हारा एक जो ये लाइन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, नीट का बोल सकते हो, बोर्ड्स का बोल सकते हो। ये जो इतना तुम्हारा लाइन है, ये तुम्हारा नीट का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा। तो उसमें पूछेगा तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, तो उसमें तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा मेल्स में टेस्टिस होगा, फीमेल्स में ओवरी होगा। ठीक है, जो कि मेल्स में जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है एंड ओवरीज तुम्हारी ओवम प्रोड्यूस करती है, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और जो प्रोसेस होता है वो उसे हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसे हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में भी देखा था। जो हमारा पहला प्रोसेस था वो गैमेटोजेनेसिस ही था। उसके बाद तुम्हारा इंसेमिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन, आगे प्लासेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, गेस्टेशन बोल सकते हो, और तुम्हारा पार्चुरेशन। आओ देखते हैं इंटेस्टिस। ये सब हम देख चुके हैं, बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। तो तुम चाहो तो ये हम एनसीईआरटी बस कवर कर रहे हैं, तो तुम चाहो अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो ऑब्वियस सी बात है तुम बोर्ड वाले वीडियोज को प्रीफर करो टॉपिक वाइज। ठीक है, द इमेच्योर मेल जर्म स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। मैं शुरू से क्वेश्चन पूछते रहा हूँ कि मेल्स में और फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो मेल्स में होते हैं उन्हें आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, और फीमेल्स में तुम्हारा बाय बर्थ, बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है एक्चुअली। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगल स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। देखा, तुम सोच रहे थे कि माइटोटिक डिवीजन कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो क्या ये बोल रहा है कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उसमें हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तुम्हारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जाती है। उस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तुम्हारा मेल जर्म सेल और दूसरा तुम्हारा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को हम सिंगुलर में स्पर्मेटोगोनियम सेल भी बोलते हैं। तो उसमें स्पर्मेटोगोनियम सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्यों होता है, 1 से 2 बनाने के लिए 2 बनती है, तो उसमें एक अपने आप को रिप्लेस करती है, एक अपने आप की जगह पे आती है, और दूसरा जो बनता है वो तुम्हारा मियोसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा पहला होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स, क्यूबाइडल जर्म सेल्स, वो तुम्हारा माइटोसिस किया, यहाँ पे देख रहे हो माइटोटिक डिवीजन, ये तुम्हारा बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो एट इंक्रीज इन नंबर्स, नंबर बढ़ाती है। नंबर क्यों बढ़ाती है, ताकि वो अपने आप को रिप्लेस कर सके, और जो दूसरा पार्ट है वो तुम्हारा गैमिट बनाने में आगे हो। स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होती है, यानी मेल जर्म सेल्स की बात हो रही है, क्यूबाइडल जर्म सेल्स की बात हो रही है। एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 46, डिप्लॉयड कंडीशन है, 2n इज इक्वल टू 46। ठीक है, सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। ये मियोसिस 1 में पार्टिसिपेट करती है। ओवरऑल उसे हम मियोसिस ही बोलेंगे। ठीक है, ओवरऑल उसे हम मियोसिस ही बोलेंगे। A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reductional division leading to form two equal haploid cells called secondary spermatocyte। देखो क्या होता है, मेल जर्म सेल्स हुई, क्यूबाइडल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम सेल, वो तुम्हारी माइटोसिस की, माइटोसिस से तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसका भी डिप्लॉयडी लेवल 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि माइटोसिस का प्रोडक्ट है ना। उसके बाद तुम्हारा बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तुम्हारा मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 से तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तुम्हारा मियोसिस 2 होगा, वहां से तुम्हारा बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड तुम्हारा मैच्योर करके डिफ्रेंशिएट करके तुम्हारा बनाएगा स्पर्मेटोजोआ, जो तुम्हारा स्पर्म होता है। ठीक है, यहाँ से वही लिखा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास सिर्फ क्रोमोसोम 23 होगा, क्योंकि मियोसिस वहां पे 1 हो चुका है। मियोसिस 1 हुआ, तुम्हारा क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर दिया। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो तुम्हारा अगेन मियोसिस 2 में जाता है, ताकि वो तुम्हारा चार इक्वल
स्पर्मेटिड यानी स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड, तो n इज इक्वल टू 23 होगा, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखो जो तुम्हारा मैंने 3 टर्म बताए थे जब मैं बता रहा था तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला टर्म था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा था स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरा था स्पर्मिएशन, ठीक। तीनों का मैंने वो बताया था ना। स्पर्मेटोजेनेसिस तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मियोजेनेसिस तुम्हारा स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म मैच्योर होता है जब तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। और स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्मेटोजोआ तुम्हारा नरिशमेंट लेकर सर्टोली सेल से जब मूव आउट करता है टुवर्ड्स एपिडाइमस, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो वही लिखा है आफ्टर, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। जब तुम्हारा स्पर्मेटिड से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में मियोसिस 2 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड बना। स्पर्मेटिड अब तुम्हारा डिफरेंशिएट करके ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्मेटोजोआ में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है ना, इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस, में इरेज कर दे रहा हूँ इसे, देखो स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है ना, तो यही वाला वो प्रोसेस है। उसके बाद आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स का तुम्हें मैंने फंक्शन भी बताया है अच्छे से। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एवीपी सिक्रेट करती है, इसे लीडिंग सेल भी बोलते हैं, सस्टेनेबल सेल्स भी बोलते हैं। डिटेल में जानना है तो जाओ अपना लेक्चर देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस वाला मेरा ही लेक्चर है इसी चैनल पे, ठीक है। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस टिब्यूल बाय द प्रोसेस का स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन को तुम ऐसे याद रख सकते हो, इसमें एमिशन जैसा कुछ आ रहा है। एमिशन का मतलब होता है दूर निकलना, जैसे लाइट रेज एमिट करती है ना, तो एमिशन जैसे याद आ रहा है तो समझो एमिट हो रहा है, मतलब सर्टोली सेल से वो एमिशन जो कर रहा है दूर जा रहा है, ठीक है। तो इससे याद रखते हो स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। ये हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तुम सर्च करो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म उमंग बायो क्लासेस, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। दिस इफ यू रिकॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, मैंने बोला ना कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है। जीएनआरएच का मतलब हुआ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वो केमिकल है, ये वो हार्मोन है जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाए। इसका नाम तुम देख रहे हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाए। इससे क्या होगा, एलएचएफएस रिलीज होगा फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटेरियर दूसरा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर तुम्हारा 2 हार्मोन कैरी करता है, सिक्रेट नहीं करता, कैरी करता है। वो होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच, ठीक है। मैं ओवरव्यू देते जा रहा हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में तुमने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। द इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीएनआरएच देन एक्ट एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं तुम्हें फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, जाओ सर्च करो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेरे ही चैनल पे, तो तुम्हें पक्का ये वाला इतना जो है ना, ये तुम्हें इतना क्रिस्टल क्लियर होगा कि तुम बस स्कोर कर जाओगे फुल। LH acts on Leydig cells, stimulates synthesis and secretion of androgens. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH act on देखो क्या होता है कि जो तुम्हारा LH है, 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ना, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब एंटेरियर पे वर्क करती है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन के रिलीज करती है, ठीक है। LH और FSH। तो LH क्या करता है, तुम्हारा लीडिंग सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल, 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं उसे बोलते हैं हम लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। तो उस पर वर्क करेगी वो तुम्हारा LH लीडिंग सेल पे काम करेगा। लीडिंग सेल एंड्रोजन बनाता है, एंड्रोजन तुम्हारा आगे चल के तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, और तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी फास्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factors which helps in process of spermiogenesis. FSH तुम्हारा spermiogenesis में वो पार्टिसिपेट करता है। spermiogenesis क्या होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना, उसमें FSH का काम होता है, ठीक है। तो इतना तुम्हें समझ है। LH तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी होल प्रोसेस को कराने में हेल्प करता है, जबकि FSH उसके एक छोटे से पार्ट यानी स्पर्मियोजेनेसिस को काम कराने में हेल्प करता है। ये हमने देख रखा था तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम में कौन कौन से दो से ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने 2 जो एंजाइम तुम्हें बताया वो उसका आंसर तुम कमेंट करो।
नहीं याद, मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है हाइलुरोनिडेज और दूसरा होता है प्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइलुरोनिडेज क्या कराता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है ओवम, उसकी जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, वो आपस में हाइलुरोनिक एसिड से मिल करके अटैच होती है। मतलब समझो कि हाइलुरोनिक एसिड दो कोरोना रेडिएटा की सेल्स के बीच में सीमेंट का काम करता है। ये पीछे वॉल देख रहे हो, तुम्हें तो दिखाई नहीं देगा, तुम्हें तो ये अपना पीपीटी दिखाई देगा। तो बस तुम ऐसे समझो, जब वॉल बनती है, दीवार बनती है, तो उसमें सीमेंटिंग का काम होता है ना, दो ईंटों के बीच में सीमेंट, तो वैसे ही काम हाइलुरोनिक एसिड करता है इन द टू सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, या ओवम कह सकते हो। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया 9+2 अरेंजमेंट शो करता है, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे स्पाइरल दो 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 दो, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट इसे बोलते हैं। यहाँ पे 5 दे रखा है, 9+2 ये एक्चुअल शो करता है, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर। इसके पास हेड होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप होल बॉडी ऑफ स्पर्म। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरे बॉडी स्पर्म के बॉडी को कवर करती है। एनवेलप का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। अरे तुम शादी में जाते हो, 10 का नोट बेइज्जती ना हो इसलिए उसके ऊपर एनवेलप पैक कर देते हो ना, वही एनवेलप यानी कवरिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म के ऊपर एक कवरिंग का काम करती है, ठीक है। मैं नहीं देता किसी को पैसे। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड, मैं पाता हूँ पैसे, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। देखो यहाँ इसके पास एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। हेप्लॉइड क्यों, क्योंकि तुम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वाला जो था वहाँ पे मियोसिस 2 हुआ था, और वहाँ पे तुम्हारा जो था वो क्रोमोजोम 23 हो गया था ना 46 से, तो वहाँ से तुम्हारा हेप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो इसके पास तुम्हारा एन होगा, हैप्लॉइड सेट। अगर तुम्हें ये सब नहीं समझ आ रहा है कि हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, तुम बस इतना समझो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमंस के कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्रोमोजोम्स का सेट होता है। एक ऐसा सेट होता है जो अपने आप को राजा समझता है, एक ऐसा सेट होता है जो अपने आप को कमजोर समझता है, प्रजा, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यार, इसमें पॉलिटिक्स मत जोड़ते हैं। तो क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होते हैं वो एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। तो इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा दो सेट होता है। तो अगर 2n=46 अगर तुम लिखोगे ना, मतलब 23 पेयर्स में अगर तुम लिखोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा डिप्लॉइड। डाई मतलब दो, और प्लॉइडी मतलब तुम्हारा प्लॉइडी लेवल। और अगर तुम उसे सिंगल सेट ले रहे हो, एक सेट, कि या तो तुमने सिर्फ राजा राजा ले लिया, या तो सिर्फ तुमने कमजोर कमजोर ले लिया, या फिर दोनों का मिक्स ले लिया, मतलब कोई एक ही रहेगा। जैसे मान लो पहले सेट का, पहले क्रोमोजोम का 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 जोड़े होते हैं। पहले जोड़े का तुमने राजा ले लिया, दूसरे का तुमने कमजोर वाला ले लिया, तो ऐसे करके तुम बस एक ले रहे हो, पूरा पेयर नहीं ले रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हैप्लॉइड HAPL, यहाँ पे देख रहे हो ना, हैप्लॉइड। तो वही स्पर्म के पास भी तुम्हारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसे 2n मतलब डिप्लॉइड लेवल चाहिए ना। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेगा, तो अगर दोनों के पास डिप्लॉइड हुआ तो वो 4 सेट हो जाएगा ना उसका, समझो तुम। तो इसीलिए स्पर्म का हैप्लॉइड होता है, ओवम का हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल सिंगल सेट। दोनों जब फ्यूज करते हैं थ्रू फर्टिलाइजेशन, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो तुम्हारा हैप्लॉइड यहाँ का, हैप्लॉइड वहाँ का, दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड बना देगा। तो डिप्लॉइड से तुम्हारा नॉर्मल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हैप्लॉइड इसके पास होता है न्यूक्लियस, एंटेरियर पोर्शन विच कवर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर का एक्रोस्टोम। देखो एंटेरियर आगे, पोस्टेरियर पीछे, बस तुम इतना समझो। एंटेरियर आगे, ये आगे है ना, आगे, ये पीछे है, ठीक है। तो एंटेरियर से तुम ऐसे याद रखना। तो इसके पास ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या होता है, मैंने अभी बताया, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक डेज, एज जहां भी लगाओ ना, ASE, तो समझना कि वो एंजाइम है, ठीक है। तो हाइलुरोनिक डेज और प्रोलाइटिक एंजाइम और हाइलुरोनिक डेज, तो इससे तुम समझ लेना एक्रोसोम के पास होता है। ये तुम्हारा क्या करता है, जो ओवम की आउटर लेयर होती है उसे डिसॉल्व करता है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा था 10 मिनट में कवर कर दूँ, कोई ना। एक्रोसोम इज फील्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है, इसके पास एंजाइम्स होता है, फील्ड विद एंजाइम्स होता है। मिडिल पार्ट में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके पास क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है मिडिल पार्ट में, ठीक है। ताकि वो तुम्हारा एनर्जी चाहिए ना स्पर्म को मूव करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है।
which produce energy for movement in tail that facilitate sperm motility and necessary for fertilization। तो तुम्हारा वही है कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए तुम्हारे एनर्जी चाहिए। द ह्यूमन्स में इजैकुलेट 200-300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये बहुत तुम ध्यान से याद रखना, मिलियन में और बिलियन में कंफ्यूज मत हो जाना। मिलियन एम है, एम 10 की पावर 6, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6, और वही बिलियन होता तो 10 की पावर 9 हो जाता। तो इसमें तुम याद रखना 10 की पावर 9 यानी 1 के पीछे 6 जीरो, 10 की पावर 9 मतलब 1 के पीछे 9 जीरो, ऐसे याद रखो यार। ड्यूरिंग क्वाइटस फॉर विच नॉर्मल फर्टिलिटी, देखो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें तुम्हारा 60% जो चाहिए उसका नॉर्मल शेप और साइज चाहिए, और 40% में तुम्हारा नॉर्मल मूवमेंट चाहिए, उसकी मोटिलिटी चाहिए, तो ताकि वो कैपेबल हो सके। नहीं तो उसके अगर इससे कम है तो वो तुम्हारा जो भी पर्सन है एनी वन, वो तुम्हारा इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब वो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, उसके जो बच्चे हैं वो नहीं होंगे, वो इनफर्टाइल कपल कहलाएगा। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। हमने देख लिया एसेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं। सिक्रेशन ऑफ एपिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस क्यों दे रखा है? वास्ट डिफरेंस कोई भी सिक्रेशन नहीं करता है। ठीक है, एपिडाइमस, वेट सॉरी, सिक्रेशन ऑफ वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड एसेंशियल फॉर मैच्योरिटी ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक, तो जो सिक्रेशंस होती हैं वो एपिडाइमस से, एपिडाइमस तुम्हारा डक्ट होता है बेसिकली, वास्ट डिफरेंस भी डक्ट होती है। एपिडाइमस में क्या होता है ना कि उसकी मोटिलिटी आती है, स्पर्म जो होता है वो लेस मोटाइल होता है जब सर्टोली सेल से वो मूव होता है। ठीक है, एपिडाइमस में उसकी एक्टिवेशन होती है, स्पर्म का एक्टिवेशन होता है कि वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो वही लिखा है कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो सिक्रेशन होता है, प्रोस्टेट का मिलकर सिक्रेशन होता है, सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर तुम लेक्चर 1 से तुम देखते आ रहे हो ना तो तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, द सेमिनल वेसिकल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट सीमेन। देखो समय जो तुम्हारा स्पर्म आ रहा था उसके साथ जो तीनों ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों के सीक्रेशन को मिलाकर के हम उसे बोलते हैं सीमेन। ठीक है, और प्लस स्पर्म। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन भी हमने टेबल चार्ट में देख रखा है कि किसमें कौन से ग्लैंड का कितना % कंट्रीब्यूशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें देखना चाहिए लेक्चर, आई विल रिकमेंड ऑलवेज। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। वो जो हमने देखा था ना, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल जो एंड्रोजन बना रही थी, एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन हो रहा था, एलएच हार्मोन जिस पे वर्क कर रहा था, तो ये वही है। तो वही है तुम्हारा कि एंड्रोजन इनके मेंटेनेंस में डक्ट्स और ग्लैंड्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए तुम्हारा चाहिए होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ, अब आते हैं हम oogenesis पे। oogenesis एनसीईआरटी से करते हैं, अब तक हमने मेल गैमेट्स का वो देखा था। ठीक है, हाय गर्मी यार। तो चलो शुरू करते हैं अपना oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis, which is marked differentiate from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of millions of gamete mother oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added afterward. These cells start dividing, enter into prophase 1 of meiotic division. मैं समझाऊंगा, रुको। एंड गेट टेम्पोररी अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी साइट। देखो क्या होता है, जो oogenesis का प्रोसेस है ना, जब वो तुम्हारी oogenesis, oogoनियम सेल्स, oogoनियम मदर सेल्स बोल सकते हो, वो तुम्हारी बिफोर बर्थ जब जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, तभी तुम्हारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मिलियंस में यानी लाखों में तुम्हारा ओवम का जो मदर सेल्स होती है, oogoनियम सेल्स, वो प्रेजेंट होती है, और ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट ऑफ ओवम को हम बोलते हैं अट्रेसिया, फॉलिकुलर अट्रेसिया, फॉलिकुलर अट्रेसिया नहीं, अट्रेसिया भी समझो। तो क्या होता है कि, और बर्थ जब होता है तो उसके बाद कोई भी oogoनियम सेल नहीं बनती है, ना इसमें ऐड होती है। ठीक है, जो बिफोर बर्थ होता है मिलियंस में, वही आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक लिखा था। और तुम्हारा क्या होता है कि ये सेल्स, oogoनियम सेल डिवाइड करती है, मियोसिस 1 करती है, मियोसिस 1 करेगी बिफोर बर्थ की बात हो रही है। तो मियोसिस 1 में 5 स्टेप, मियोसिस में 5 स्टेप होते हैं, नहीं, मियोसिस 1 के 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के 5 स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन,
पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो ये क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। ये सब हमने कवर कर दिया है। यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन बढ़ रहा है। ये हमारा अभी मेन हमारा टॉपिक बाकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमें उस पर मूव ऑन करना चाहिए। तो देखो क्या होता है, प्रोफेज 1 में टेम्पोररी अरेस्ट हो जाती है, उसे हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ओगोनियम सेल में मियोसिस 1 हुआ, प्राइमरी oocyte बना, एक पोलर बॉडी बनती है। फिर प्राइमरी oocyte जो होती है वो आफ्टर प्यूबर्टी अगेन डिवाइड करती है। जो प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट था, वो प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद 12, 13, 14, 15 साल के होने के बाद वो फिर से डिवाइड करता है और बनाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनता है और एक और पोलर बॉडी रिलीज होती है। वो सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ओवम उसी को ही बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखो। अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो जाओ सर्च कर लो, oogenesis फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो यही दे रखा है कि देखो यहाँ पे एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही बच जाते हैं ईच ओवरी में, यानी 1 लाख से 20,000, 1,20,000 से 1,60,000 तक बच जाते हैं फीमेल बॉडी में। ठीक है, उसे हम सेकेंडरी। देखो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी oocyte हुआ, उसके बाद एक ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे तुम देख सकते हो, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, एक थीका लेयर बन जाती है, थीका लेयर। यहाँ पे थीका लेयर देख रहे हो, थीका लेयर एक और बन जाती है एक्स्ट्रा। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म टर्सरी। टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टर ये है कि उसमें एक एंट्रम प्रेजेंट हो जाता है। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है फ्लूइड फिल्ड, उसे हम बोलते हैं एंट्रम। और एंट्रम में तुम्हारी जो थीका लेयर होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो में डिवाइड कर सकती है, एक्सटर्नल थीका लेयर, इंटरनल थीका लेयर। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा अटेंशन दैट इट इज स्टेट दैट प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. It is unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and tiny polar body. देखो क्या होता है कि जो तुम्हारा प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल तक होता है, टर्सरी फॉलिकल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो डिवाइड करता है तो क्या होता है कि प्राइमरी oocyte तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक पोलर बॉडी रिलीज करती है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इन द oocyte। जो सेकेंडरी oocyte होती है उसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिएंट भी होता है। ठीक है, कैन यू टेक एनी एडवांटेज ऑफ फॉर दिस। हाँ, क्योंकि उसे बहुत सारा वर्क करना होता है। तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितने भी सेल डिवीजन तो अभी बाकी है ना, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ है, तो मेटाफेज 2 को कंप्लीट करने के लिए, मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये सब होता है। ठीक है, डज द पोलर बॉडी ऑफ फर्स्ट बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। एक बार और डिवाइड नहीं, फर्स्ट जो पोलर बॉडी था वो डिवाइड नहीं करता है, और इसके बारे में अभी एट प्रेजेंट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। अभी हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट जितनी जानकारी है फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करता है फिलहाल तक। आगे अब क्या होता है कि कौन जानता है। द टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेज इनटू मैच्योर। जो टर्सरी फॉलिकल होता है वो मैच्योर फॉलिकल बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, उसमें एंट्रम प्रेजेंट होगा, 2 थीका लेयर्स होंगी और तुम्हारा ग्रेनुलोसा सेल्स होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलिसिडा। जो सेकेंडरी oocyte या ओवम है वो उसके बाहर एक जोना पेलिसिडा की लेयर बन जाएगी और वहां पे सेकेंडरी पोलर बॉडी प्रेजेंट होगा, और एक और स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। जो तुम्हारा जोना पेलिसिडा के बाहर होता है पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, जोना पेलिसिडा के अंदर होता है, सॉरी। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा oogenesis बिफोर बर्थ होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्यूबर्टी होता है। इसमें तुम्हारा कोई स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई अरेस्ट नहीं होता है, किसी फेज में अरेस्ट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। oogenesis तुम्हारा 2 बार अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में और मेटाफेज 2 में। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले फीटल लाइफ में ये यहाँ तक प्राइमरी oocyte तक हो रहा है, और ये तुम्हारा प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर तुम्हारा फर्स्ट पोलर बॉडी बना, और ये तुम्हारा जो प्राइमरी oocyte था वो डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हुआ, और यहाँ से ओवम बन गया और ये तुम्हारी सेकंड पोलर बॉडी बन गई। ये प्लॉइडी लेवल तुम्हें याद रखना है। देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी लेवल 23 हो गई। स्पर्मेटोगोनिया या क्यूआडल मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया सेल ये बोलते हैं, उसमें माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएट किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बनाया एट प्यूबर्टी। याद रखना ये यहाँ पे प्यूबर्टी इसमें है। तो आओ मेल वाली की बात करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करके डिफरेंशिएट की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें मियोसिस 1 हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड यहाँ इस ये जो प्रोसेस है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इतना वाला जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ से जब आगे वाला होगा उसे बोलेंगे स्पर्मिएशन।
और ये जो पूरा है उसे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आओ फीमेल वाली बात करते हैं। देखो बिफोर बर्थ तुम्हारा oogonia मदर सेल से माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएट की, एक तुम्हारी रिप्लेस कर दी खुद को, दूसरा तुम्हारा प्राइमरी नहीं रिप्लेस इसमें नहीं होता है, ये तुम्हारा डीजनरेट हो जाता है, तभी तो मीनोपॉज आता है एट द एज ऑफ 50 और 55, ठीक है। माइटोसिस करके तुम्हारा प्राइमरी oocyte बनाया, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ और वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट हो गया। प्यूबर्टी आई, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तुम्हारा, फिर मियोसिस 2 में मेटाफेज में अरेस्ट हो गई। मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गई। अब तुम्हारा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, स्पर्म के पास एक मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर वाला बताया था, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है नेक के पास। नेक के पास एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल का काम ये होता है कि वो सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेंट्रियोल कम पड़ जाता है, तो क्या होता है कि जब ये मेटाफेज 2 में होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म से पहले सेंट्रियोल आता है और ओवम का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, उसके बाद दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये डीजनरेट कर जाएंगे और ग्रेफिन फॉलिकल जो था, यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल जो था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तुम देख सकते हो, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल था वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करते रहता है। क्यों करते रहता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बाई चांस तो एंडोमेट्रियम में जाकर के उसे इम्प्लांट होना है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है। अगर 14 दिन के बाद नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके लिए हमें 26 मिनट लग गए पहले के कवर करते करते, कोई बात नहीं, वी विल डू। तो आओ शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस में देखने मिलती है, प्राइमेट्स में देखने मिलती है या नॉन प्राइमेट्स में देखने मिलती है? यहाँ पे तुम स्लाइड में देख लिए हो, बट अपने ओर से आंसर दो, प्राइमेट्स में देखने मिलती है या नॉन प्राइमेट्स में देखने मिलती है, ठीक है। अगर प्राइमेट्स में देखने मिलती है तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, नॉन प्राइमेट्स में देखने मिलती है तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। अगर तुम फिर भी यहाँ से स्लाइड से देख रहे हो और अच्छी बात है, दिमाग लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें कौन सी साइकिल होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब कौन कौन से किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये तो इसमें नहीं है ना, कमेंट करो आंसर। बहुत चालाक बन रहे थे, नहीं बन पाओगे, मतलब मेहनत करोगे क्यों नहीं बनोगे यार, बट फिलहाल नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें आता है फिर तो हो। द रिप्रोडक्टिव साइकिल, देखो अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक आज के लेक्चर का। मेन वो भी था बट उसे हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। अगर तुम प्रीवियस लेक्चर्स देखते आ रहे हो तब तुम पता होगा, नहीं देख रहे हो तो तुम्हारे लिए आज का पूरा लेक्चर ही मेन है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, देखो जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स वो होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, और नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जो स्ट्रेस साइकिल शो करते हैं। कैट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गई, ने बाकी के ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। तो प्राइमेट्स में तुम्हारे मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स में मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। उसमें होती है स्ट्रेस साइकिल जो कि होता है सीजनल साइकिल, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट द प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मिनार्की। यहाँ पे तुम्हें दो टर्म याद रखना है, मिनार्की एंड मीनोपॉज। मिनार्की वो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और मीनोपॉज वो होता है जब एट द एज ऑफ 50 या 55 वहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसे बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डे। ये याद रखना, ये एवरेज है, अप भी हो सकता है, 30-35 डेज भी हो सकते हैं, बिफोर भी हो सकता है, 20 या 18-20 डेज भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है अलग अलग कंडीशंस पे, स्ट्रेस पे, तुम्हारे सोचने की कैपेसिटी पे, तुम्हारे टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आओ देखते हैं द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक का जो जितना भी डेज होता है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ऑन द, अगर तुम्हारा मान जाओ कि 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो ऑन 14th डे ये तुम्हारा रिलीज होगा, ठीक है। ओवम सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये देखो ओवम जो था ना, ये 14th डे पे रिलीज होगा, ठीक है। ये चार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो एनसीईआरटी लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से हम इसको एक बार और देखेंगे। परेशान हो, इस लेक्चर के बाद तुम्हारा ये टॉपिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा और
you will score full marks. Full marks मतलब full marks. और middle of the menstrual cycle, ठीक है. The major event of menstrual cycle we are shown in figure 2.9. डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ये रहा हमारा फिगर 2.9. The cycle start within menstrual phase when menstruation flow occurs 3 to 5. देखो ये स्टार्टिंग होता है, ऐसा नहीं है कि फॉलिकल्स जब डेवलप होते हैं तब तुम्हारा ये स्टार्ट होता नहीं. मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे होता है वहां से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे तक ये चलता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल होता है, यानी ब्लीडिंग होती है. एंडोमेट्रियम सेट ऑफ होती रही होती है. एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो तुम्हारा यूट्राइन होता है उसका जो इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर, उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं. तुम्हारे यूट्रस के 3 लेयर होते हैं. पहला आउटर जो होता है पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम जो कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन करता है, वो होता है तुम्हारा मायोमेट्रियम. और जो सबसे अंदर होती है वो होती है तुम्हारी एंडोमेट्रियम, ठीक है. तो वो सेट ऑफ कर जाती है. सेट ऑफ क्यों करती है, क्योंकि जो तुम्हारा याद है ग्राफियन फॉलिकल, अभी 5 मिनट पहले हमने पढ़ा, ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा डीजनरेट कर जाता है. और डीजनरेट क्यों करता है, ताकि वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा. कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो गया. प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो गया तो तुम्हारी एंडोमेट्रियम सेट ऑफ कर गई, क्योंकि एंडोमेट्रियम को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत जरूरी है. कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स खत्म हो गया, तो तुम्हारी एंडोमेट्रियम कहाँ से बचेगी, ठीक है. तो वो सेटअप हो जाती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है. The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of uterus and it is blood vessel its blood vessel which forms liquid that comes out through vagina. और vagina के थ्रू तुम्हारा menstrual liquid जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे फ्लो आउट कर देता है, ठीक है. Menstruation only occurs if released ovum is not fertilized. मैंने जैसा कि बताया अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया, जो तुम्हारा ओवम रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा और वहां से प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा. प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन नहीं हो पाएगा और वहां से वो सेट ऑफ हो जाएगा. तो एक लाइन का मतलब समझने के लिए इतना पुराना पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. लैक ऑफ, अगर तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है एट द आफ्टर प्यूबर्टी बिफोर मीनोपॉज, ठीक है. मीनार्की हो गई है, मीनोपॉज नहीं हुआ, बीच में तुम्हारा अगर मेंस्ट्रुएशन रुक रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी में भी कर, ठीक है. हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ. और ये तुम्हारे स्ट्रेस और पुअर हेल्थ मतलब तबीयत खराब है या फिर तुम स्ट्रेस ले रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है. ये डिले हो सकता है. तो और भी एटसेट्रा, इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज. मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आता है जिसमें तुम्हारा जो याद है तुम्हें एफएसएच हार्मोन, एफएसएच तुम्हारा रिलीज हुआ होता है. और ये फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल याद है, प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स, वो तुम्हारी इसी मतलब फॉलिकुलर फेज में ही वो डेवलप होती है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है. तो ये तुम्हारे फॉलिकुलर फेज पूरा होता है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल बनते हैं. उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है. During this phase, the primary follicle in ovary grow become mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through proliferation. देखो फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफेरेशन फेज भी बोलते हैं. बस डिफरेंस ये है कि फॉलिकुलर फेज हम ओवरी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, प्रोलिफेरेशन हम यूटेरस के रिस्पेक्ट में बोलते हैं. ये हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. 1 घंटे का लेक्चर होगा, होने दो, क्योंकि लास्ट टॉपिक है आज के लिए. तो डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है. देखो तुम 5 बार 10 मिनट के वीडियोस देख लो या एक बार 50 मिनट के वीडियो देख लो, बात बराबर है, ठीक है. समझ में आना चाहिए. पूरे लेक्चर का ये मतलब होता है समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो देखो प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है. ग्राफियन फॉलिकल तुम्हारा फिर रप्चर करती है, वो आगे हम देखते हैं. इसमें क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज ओवरी में चल रहा है, उसके साथ साथ यूटेरस में तुम्हारा प्रोलिफेरेशन फेज चल रहा है. प्रोलिफेरेशन का मतलब तुम्हारी जो एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो गई थी वो बनना शुरू हो गई है, ठीक है. These changes in the ovary and the uterus are induced by the level of pituitary and ovarian hormone. पिट्यूटरी वाला भी हम देखने वाले हैं, LHFSH. ओवरियन हार्मोन भी हम देखेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, सब हम देखने वाले हैं. द सेक्रेशंस ऑफ gonadotropin LH and FSH increase gradually during follicular phase and stimulate follicular
डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। देखो ग्रोइंग फॉलिकल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल्स के बाहर एक ग्रेनुलोसा सेल्स थी। ग्रेनुलोसा सेल्स भी तुम्हारे एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। तो वही ये लिख रहा है कि जो तुम्हारा और तुम्हारे उसको डेवलप कौन कराता है, फॉलिकल्स को एफएसएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच तुम्हारे फॉलिकल्स को डेवलप कराता है। ठीक है, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th. Rapid secretion of LH lead to maximum level during mid cycle called LH surge। क्या होता है कि 14वें दिन अगर तुम्हारा मान के सकते हैं कि 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, तो एट द 14th डे LH जो हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो तुम्हारे पीक पे होता है। सडन से ऐसे ऐसे जा रहा है, एकदम से पीक पकड़ लिया और हाईएस्ट हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट हो गया, LH सर्ज हो गया। ठीक है, ये क्या कराता है, जो तुम्हारा ग्रेफियन फॉलिकल था उसे रप्चर कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ करके यहाँ पे तुम देखो, ये तुम्हारा एट 14th डे का है, ये तुम्हारा 14th डे पे। ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा LH जो है ना, LH वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है। ठीक है, तो वो ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करा के सेकेंडरी साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। और ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन। यहाँ पे तुम्हारा ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस हो गया। द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज विच इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो पहले तुम्हारा फॉलिकुलर फेज हुआ, फिर ओव्यूलेटरी, जब ओव्यूलेशन हुआ 1 दिन का होता है, उसके बाद तुम्हारा फिर नेक्स्ट जितने भी दिन है उसमें तुम्हारा चलता है, क्या बोलते हैं कि ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों? क्योंकि वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो कि तुम्हारे इम्प्लांटेशन के लिए, जो तुम्हारा जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाकर के यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है, इन सब के लिए तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। हाँ, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है कि जब तुम्हारी एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो रही है उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हुआ, तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फीटस एबॉर्ट हो जाए। एबॉर्ट मतलब खत्म हो जाए। आई नो, सुन के शॉक लगाओ, कुछ भी बुरा लग सकता है, बट इमोशनल एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं लाते हैं। नॉर्मल एस्पेक्ट से समझो कि उस टाइम पे इसलिए स्टॉप हो जाता है ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसका एबॉर्शन ना हो। ठीक है, एबॉर्ट ना हो पाए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। और फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाती है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड मार्किंग न्यू साइकिल। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो गए, मेंस्ट्रुएशन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड बिटवीन मेनार्की एंड मीनोपॉज। मेनार्की और मीनोपॉज के बीच के जितने भी साइकिल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये तुम्हारे एक रिप्रोडक्टिव फिट होने का ये एक प्रूफ है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने उस ग्राफ पे। देखो, इस ग्राफ में बहुत कुछ समझने वाला है। तो देखो कहाँ पे मैं इसे यहाँ पे अरेंज करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स एफएसएच एलएच की बात हो रही है, एक एक करके हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरियन इवेंट्स, जो ओवरी में इवेंट्स हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। ऊपर नीचे तुम्हारी ओवरियन हार्मोन्स लेवल, ओवरी के 2 हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसकी बात हो रही है। ठीक है, और ये तुम्हारे यूटेरस की बात हो रही है, जो वूम्ब होता है, जो यूटेरस होता है जहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, वहाँ की ये बात है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है, एफएसएच रिलीज हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। एफएसएच रिलीज हुआ, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा ये हाई है, थोड़ा सा ये हाई है। ठीक है, हाई है ना, तो एफएसएच रिलीज हुआ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट मतलब होता है पॉजिटिव फीडबैक, मतलब उसे बढ़ाएगा। तो किसको बढ़ाएगा, फॉलिकल्स को। फॉलिकल्स जब बढ़ेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, वो जब बढ़ेंगे ना तो वो क्या करेंगे कि तुम्हारे एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाएंगे। वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे तुम्हारा फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है।
तुम ऐसे समझो, फॉलिकल्स डेवलप किया तो मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर उसके चारों तरफ, ये देख रहे हो, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनना शुरू हो गई। ग्रेनुलोसा सेल जो होती है वो तुम्हारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन, ये देख रहे हो एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे इसका ग्राफ ऊपर बढ़ते जा रहा है। एस्ट्रोजन तुम्हारा एफएसएच बढ़ा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा तो फॉलिकल्स बढ़े तो वो एस्ट्रोजन रिलीज किए। तो यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स आते आते बहुत अमाउंट ऑफ लेयर्स बन जाती हैं और यहाँ पे बहुत अलग अलग तुम्हारा एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है। तो यहाँ पे तुम्हारा हाईएस्ट लेवल होता है एस्ट्रोजन का, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हाईएस्ट लेवल होता है एस्ट्रोजन का, ठीक है। फिर तुम्हारा अचानक एलएच का जो लेवल होता है, एलएच का यहाँ से तुम देख सकते हो नीचे ब्लू वाला जो है, यहाँ पे एलएच और एफएसएच अचानक से बढ़ते हैं। ये जो होता है, जो पिट्यूटरी हार्मोन सिग्नल्स मिलते रहते हैं जीएनआरएच से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से तुम्हें सिग्नल्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे एलएच और एफएसएच एकदम सडन इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं सर्ज, एलएच सर्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम देख रहे हो ना ओवुलेशन वाला, ये तुम्हारा ये ओवरी का इवेंट हो रहा है, ये ओवरी का इवेंट हो रहा है, जो ओवरी होती है ना दो, एक पेयर, उसका इवेंट हो रहा है ये। तो यहाँ पे ओवुलेशन हुआ तो यहाँ से तुम्हारा ओवम रिलीज हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना ग्रेफिन फॉलिकल का, ये तुम्हारा डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। यहाँ से देखो ये तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन देख रहे हो, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना है तब तक प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ भी नहीं ऊपर हो रहा है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना आफ्टर 14th डे, तुम्हारा जो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है वो ऊपर हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का जो ग्राफ है वो तुम्हारा ऊपर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा एस्ट्रोजन, जो तुम्हारे कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, और तुम्हारा फिर क्या बोलते हैं फीमेल की बॉडी भी एस्ट्रोजन बनाना प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। तो यहाँ से एस्ट्रोजन एक बार और इंक्रीज होता है। अब एक बार पहले ओवरी वाले इवेंट्स को हम फिर से देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि एफएसएच हाइपोथैलेमस से तुम्हारा एफएसएच रिलीज हुआ। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, उसके डेवलपमेंट को। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टिमुलेट हुआ तो तुम्हारा क्या बोलते हैं फॉलिकल्स बनना शुरू हो गए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल्स बने। इसमें होती है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ओवरियन हार्मोन होता है, ओवरी का हार्मोन होता है, तो उसे इंक्रीज कर देती हैं। ओवरियन हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ा तो तुम्हारा क्या होगा कि एस्ट्रोजन का ग्राफ एकदम हाई होगा। जब एस्ट्रोजन एकदम अपने पीक लेवल पे होगा तब तुम्हारा एलएच का सर्ज, एलएच का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा और एफएसएच का लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ पे पिट्यूटरी होती है यार, ऑब्वियस बात है, दिमाग में पिट्यूटरी होती है, तो वहां से तुम्हारा एलएच और एफएसएच दोनों का अमाउंट बढ़ जाएगा। ये साथ में तुम्हारा एस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ रहा है, समझो तुम, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों का अमाउंट बढ़ रहा है सडन, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो तुम्हारा जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो तुम्हारा रप्चर कर गया, सेकेंडरी ओवम को बाहर फेंक दिया एट द 14th डे, ठीक है, 14वें दिन पे तुम्हारा सेकेंडरी oocyte या ओवम को बाहर उसने कर दिया। फिर तुम्हारा जो ग्रेफिन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है ओवम को छोड़ के, वो तुम्हारा बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ा देगा और तुम्हारे 14 डे के बाद तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगेगा और कॉर्पस ल्यूटियम सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, तो तुम्हारा एस्ट्रोजन का ग्राफ एक बार फिर बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने यूटेरस वाले पार्ट्स पे। यूटेरस वाले पार्ट्स देखो, ये तुम्हारा हो गया मेंस्ट्रुअल फेज 5 डे तक। फिर तुम्हारा हो गया फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल से डेवलप करेंगे। ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन होगा यानी ओवम निकलेगा 14वें दिन पे। उसके बाद आता है तुम्हारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज से तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है। अब ओवरी वाला आई होप समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने यूटेरस वाले पार्ट पे, ठीक है। ये दोनों साथ में चलते हैं। देखो जैसे ओवरी में एफएसएच रिलीज हुआ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन खत्म होने की कगार पे आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे जैसे वहां पे फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे तुम ऐसे समझो डेवलपमेंट का फेज है बिफोर 14 डे, ठीक है। वहां पे फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोलिफेरेशन फेज चल रहा है ऑफ यूटेरस। इसका मतलब है कि यूटेरस दोबारा से बनना शुरू हो गया है। यूटेरस नहीं, यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर दोबारा से बननी शुरू हो गई है। उसके बाद ओवुलेटरी फेज में दोनों में सेम फेज होगा। यहाँ पे देखो क्या होता है,
ल्यूटियल फेज वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में वहाँ पे एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा जो सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाएगा। सिक्रेटरी फेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम तुम्हारी बनी हुई है, एंडोमेट्रियम बनी हुई है, और यहाँ पे तुम्हारा सिक्रेटरी फेज क्योंकि तुम्हारा सिक्रेशन स्टार्ट होने वाला है। फिर से तुम्हारा जो एंडोमेट्रियम है वो अगर नहीं हुआ, क्या बोलते हैं वो, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, तो तुम्हारा सिक्रेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो तुम ऐसे अब देखो, अब मैं एक इसे क्या बोलते हैं समरी में कवर करने वाला हूँ। देखो, एफएसएच रिलीज हुआ तुम्हारे पिट्यूटरी से, एंटेरियर पिट्यूटरी से तुम्हारा एफएसएच रिलीज हुआ, ओवरी में गया, फॉलिकल्स को डेवलप कराया, यूटेरस में आया, एंडोमेट्रियम का दोबारा से बनाया। ठीक है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद 14th डे पे तुम्हारा ओवुलेशन हुआ, दोनों जगह, ओवरी में भी और यहाँ पे यूटेरस वाले में भी। ओवुलेशन का स्टेज ही बोलते हैं, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है। तो तब तक क्या होता है, एंडोमेट्रियम अच्छे से मैच्योर हो गई होती है। ठीक है, उसके बाद 14 डे के बाद ओवरी में तुम्हारा ल्यूटियल फेज चलता है, ओवरी में तुम्हारा ल्यूटियल फेज चलता है, बट यूटेरस में तुम्हारा सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद 90 अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते रहेगा, यहाँ पे तुम्हारी एंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा एल्बिकेंस। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो सेट ऑफ होकर सिक्रीशन शुरू कर देगी, तो ये तुम्हारा सेक्रेटरी फेज हो जाएगा और तुम्हारा फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहला टर्म है थैलार्की। ठीक है, पहला टर्म जो है वो है अपना थैलार्की। तो जो तुम्हारा थैलार्की वाला जो टर्म है उसे हम एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, यानी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। ब्रेस्ट को हम मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं। थैलार्की का मतलब है जब वो ब्रेस्ट में डेवलप करते हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड जब डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्यूआर्की। प्यूआर्की मतलब प्यूबिक हेयर्स जब डेवलप करते हैं, प्यूबर्टी जब आती है प्यूबिक हेयर डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है एक मिनार्की, फर्स्ट मेंसेस। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 13, 14, 15, अलग अलग में अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, यूट्राइन साइकिल, ओवरियन साइकिल देख लिया, बिकन प्यूबर्टी। तुम यहाँ से भी देख सकते हो। देखो, फर्स्ट डे में क्या हुआ, एस्ट्रोजन कम है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, एलएच कम है, एफएसएच कम है। फर्स्ट टू 5 डे तुम्हारा ब्लीडिंग हुआ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो लिक्विड जो सिक्रेशन है वो खत्म हुआ। 5th डे टू 14th डे क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ा। एस्ट्रोजन बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि एफएसएच बढ़ रहा है। एफएसएच क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से सिग्नल आ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है। एफएसएच बढ़ रहा है तो वो एस्ट्रोजन बढ़ा रहा है, फॉलिकल्स बढ़ा रहा है। फॉलिकल्स में ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स तुम्हारी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कर रही है, तो यहाँ से तुम्हारा एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, एफएसएच भी बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज। 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, जहाँ पे एलएच और हमें देखने मिलता है। उसके बाद तुम्हारा एस्ट्रोजन भी बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ा, और ये एलएच और एफएसएच कम हुए, इसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। और फिर तुम्हारा नेक्स्ट साइकिल 28 या 29 डेज पे शुरू हो जाता है। ठीक है, तुम्हें अगर पढ़ना है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक साइकिल में 30 से 50 ml ब्लड लॉस होता है। उसके बाद तुम्हारा एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल सेट ऑफ करते हैं। ये तुम पढ़ लो, मैं धीरे धीरे इसे नीचे करते रहूँ क्योंकि मैंने सब समझा दिया है। तुम चाहो तो रोक करके पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है ओवुलेटरी डेज का। जैसे मान जाओ किसी में 35 डे, 36 डे, 37 डेज का अगर ये साइकिल चल रहा है, तो उसमें हम ओवुलेटरी डे कब निकालेंगे कि हमारा ओवुलेशन किस डे पे हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, -14। ठीक है, नंबर ऑफ डेज -14, ऐसे कर दोगे तो तुम्हारा वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, डे। ठीक है, तो जैसे मान जाओ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने ले रखे। रिस्क पीरियड क्या होता है, अगर तुम्हें नेचुरल मेथड से तुम्हें अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डेज 10 to day 17 कपल शुड अवॉइड क्वाइटस इंटरप्टस, या तुम बोल सकते हो कॉपुलेशन। तो उनको ये रिस्क पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और डे 10 to day 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फिर अपना आता है ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। यहाँ पे तुम देख लेना यार एक बार, तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो, बैक करके देख लेना। मैंने सब समझा दिया, कितना समझा, एक ही चीज़ को 3-4 बार समझा दिया यार। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। इन अ फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
33 डेज डज ओवुलेशन टेक्स प्लेस। अभी हमने क्या यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा कि ओवुलेटरी डे मतलब ओवुलेशन किस दिन पे होगा। देखो ये जो तुम्हारा है ना क्या बोलते हैं रिस्क पीरियड डे 10 टू डे 17, तो क्या होता है कि जो मेल का स्पर्म होता है वो तुम्हारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है, 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये तुम्हारा कोई 10 से 17 तुम्हारा यूनिवर्सल रूल नहीं है। जैसे मान लो कि किसी में 37 डे 40 डेज तक का अगर वो साइकिल चल गया तो उसमें तुम्हें ये क्या बोलते हैं डे काउंट करना आना चाहिए। तो जैसे मान लो 40 डे का 40 दिन का अगर चल गया तो वो कब ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन से 72 आवर्स पहले और ओवुलेशन के 72 आवर्स तक बाद। ओवम 24 आवर्स सर्वाइव करती है बट स्पर्म 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है, ठीक है। तो इतने 72 आवर्स पहले 72 आवर्स बाद ऑफ ओवुलेटरी पीरियड अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम डे 33 है तो इसमें से अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओवुलेटरी डे इज इक्वल टू 33 माइनस 14, तो ये तुम्हारा 19 के आसपास आएगा। तो 19 डे पे तुम्हारा ओवुलेशन होगा। तो 19 से 72 आवर्स पहले यानी तुम सेफ साइड लेके चलो तो 15 से लेकर के डे 15 से डे 23 तुम्हारा रिस्क पीरियड है, फर्टाइल पीरियड है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के इम्प्लांटेशन होने के चांस बहुत जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 35 डेज पे अगर आते हैं हम तो 35 माइनस 19 ये माइनस है भैया माइनस, तो इसमें से माइनस कर दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24। तो इसमें 20 मान सकते हो, 21 से 26 डे तुम्हारा फर्टाइल पीरियड है ऐसे, ठीक है। नहीं 24 नहीं होगा, वेट 16 होगा ना आई थिंक, वेट यार 34 ये 16 दे होगा, 19 मैंने गलती से लिख दिया, इसमें सही लिखा है मैंने 43 माइनस, अच्छा 14 हमें माइनस करना ना, सॉरी हाँ फिर तो सही हुआ, 14 हमें माइनस करना। मैं 35 से ऊपर वाला सही है, ऊपर वाले में गड़बड़ नहीं है। 35 माइनस 14 होगा, -14 डे। तो ये तुम्हारा आ गया 21 डेज। मैंने पहले सही लिखा था अभी बाद में गलती कर दिया, 21 डेज। तो तुम्हारा 18 डेज से लेकर के 25 डे 24 डे तक जो होता है वो रिस्क पीरियड होगा इस वाले कंडीशन में। और जो क्या बोलते हैं फर्टाइल पीरियड रिस्क पीरियड या उसमें प्रेगनेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला था यार, इसमें सोल्यूशन पहले से। इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ साइकिल इज 32 डेज इन विच मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ 5 डेज देन द व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज ऑन विच डे द ओवुलेशन अकर। देखो इसमें तीनों का पूछ रहा है। तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन फेज दे रखा है 5 दिन का, तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा 32 दिन का है, मेंस्ट्रुअल फेज तुम्हारा 5 दिन का है, ल्यूटियल फेज तुम्हारा 14 दिन का है, फिक्स होता है। ल्यूटियल फेज तुम्हारा फिक्स होता है 14 दिन का। फॉलिकुलर फेज तुम्हारा 15/5 तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन वाला, 14 तुम्हारा ल्यूटियल वाला। प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज का पूछ रहा है तो एक ओवुलेशन वाला और वो मिला करके ल्यूटियल फेज तुम्हारा 14 दिन हो गया और 5 दिन 19 दिन। 19 32 में से माइनस कर दो तुम्हारा 13 दिन का जो होगा वो तुम्हारा फॉलिकुलर फेज होगा, ठीक है। ओवुलेटरी डेज तुम्हारा ल्यूटियल फेज माइनस कर दो इसमें से 32 में से, तो 18वें दिन पे तुम्हारा ओवुलेशन होगा, ठीक है। ये भी तुम देख सकते हो एक बार। इन फीमेल अटेन प्यूबर्टी एट 11 एज ऑफ एंड मेनोपॉज अकर एट 50 देन द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी इज रिलीज इन फर्टाइल पीरियड। इसका ये कहने का मतलब है कि मेनार्की तुम्हारा 11 ईयर पे स्टार्ट हो चुका है और मेनोपॉज तुम्हारा 55 ईयर्स ऑफ एज पे हो रहा है। तो कितने एग्स रिलीज हुए हैं पूरे फर्टाइल पीरियड में, तो 44 साल का इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चला। एज जो वो था क्या बोलते हैं पूरा साइकिल का जो टाइमिंग था वो 44 ईयर्स था। तो ईच ओवरी से अप्रॉक्सीमेट 12 एग्स रिलीज होते हैं फ्रॉम बोथ ओवरीज। तो इसमें से तुम ऐसे कर सकते हो तो 44 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स, तो तुम्हारा टोटल 528 एग्स आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 से तो ईच ओवरी का आ जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट पे होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब 2 ओवरी होते हैं ना, तो एक फर्स्ट मंथ में एक से ओवरी निकलती है, अगले में मंथ में दूसरे ओवरी से ओवम निकलता है।
और फर्टिलाइजेशन था। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। देखो, पहला है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। उसके बाद पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मेनोपॉज तुम्हें पता है, एट 55 ईयर्स ऑफ एज, सीजेशन और स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पॉलीमेनोरिया, जब 21 दिन से कम में बार बार रिपीटिशन होने लगे, जैसे मान लो 18 दिन, 15 दिन, 16 दिन पे बार बार मेंस्ट्रुएशन होने लगे, उसे हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा दर्द हो, उसे हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। एमेनोरिया, जब तुम्हारा ड्यू टू प्रेगनेंसी या अदर स्ट्रेसेस अदर रीजन जब तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन रुक जाए, उसे बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं एस्ट्रोजन बढ़ता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को और नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ चुका है, अब फॉलिकल्स को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, फॉलिकल्स को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, मतलब एफएसएच को ऑफ कर दो। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, नेगेटिव फीडबैक टू एलएच। इनिबिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है कि देखो, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हम पार्चुरेशन में, लैक्टेशन में पढ़ने वाले, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क प्रोडक्शन कराता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो, सॉरी, ऑक्सीटोसिन तुम्हारा, प्रोलैक्टिन जो है तुम्हारा वो मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन कराता है और पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, इनिबिन हार्मोन है वो बढ़ा तो एफएसएच को तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक आया। ये तुम नीट अगर पढ़ रहे हो, नीट के लिए, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।